नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं ब्रजेश यादव और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो केवल एक दास्तान नहीं, बल्कि रहस्यों, शक्तियों और वीर योद्धाओं की एक नई दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां जल, अग्नि, वायु और वज्र का संतुलन ही ब्रह्मांड की सांसें है, जहां हर शक्ति एक नियति तय करती है और हर योद्धा अपनी किस्मत खुद लिखता है। तो चलिए बिना देर किए उस रहस्यमयी संसार में और शुरू करते हैं मिस्टीरियस वॉल्ट का पहला अध्याय। वह युवक शांत कदमों से आगे बढ़ा और उसने राजकुमारी श्रेया को उनके पद और गरिमा की परवाह किए बिना सीधे नाम लेकर संबोधित किया तो पूरा सभागार जैसे थमसा गया। एक पल में ही वह सबकी दृष्टि का केंद्र बन चुका था। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न था, यह योद्धा आखिर है कौन? तभी भीड़ के बीच खड़ी एक युवती, जो अब तक उत्सुकता से सब देख रही थी, अचानक बोल उठी, मैं जानती हूं यह कौन है। उसकी आवाज में ऐसा उत्साह था कि आसपास खड़े कई लोग उसकी ओर मुड़ गए। वह आगे बोली, कुछ समय पहले निषाद वेद मेरे पिता के पास औषधि बनवाने आए थे। उस दिन यह युवक भी उनके साथ था। मुझे पूरा विश्वास है कि यह उन्हीं का शिष्य है। यह सुनते ही वहां मौजूद योद्धाओं के चेहरे बदल गए। जिस दृष्टि से वे अब तक उसे देख रहे थे, उसमें अब भय और सम्मान दोनों शामिल हो चुके थे। वे सभी जानते थे, राजा महेश्वर स्वयं महान हैं और निषाद वेद, जिनके सामने खड़ा होना साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के लिए भी सरल नहीं। लोगों की बदली हुई प्रतिक्रिया देखकर उस युवक के भीतर आत्मविश्वास और अहंकार दोनों जाग उठे। उसने हल्की मुस्कान के साथ श्रेया से कहा, श्रेया, क्या तुम हमें अपने मित्रों से परिचित नहीं कराओगी? राजकुमारी ने जानबूझकर कोई उत्तर नहीं दिया। वह सामने खड़े योमान को भली भांति समझती थी, जो स्वयं को निषाद वेद का भावी उत्तराधिकारी मानता था। सच तो यह था कि योमान शीघ्र ही अपने तीसरे चक्र अंजना चक्र को जागृत करने वाला था और उसके बाद वह अपनी पीढ़ी में सबसे खतरनाक योद्धाओं में गिना जाने वाला था। योमान ने अब सीधे उस युवक से प्रश्न किया, तुम्हारा नाम? युवक ने सहज भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम विजरांत है। विजरांत रघुवंशी। योमान के चेहरे पर एक धीमी परंतु असहज मुस्कान फैल गई। वह मुस्कान मित्रता की नहीं थी। स्थिति को बिगड़ने से रोकते हुए श्रेया ने कहा, अब उत्सव आरंभ होने वाला है। मेरे पिता और निषाद वेद भी आ ही रहे होंगे। वह जानती थी कि यदि अभी कुछ गलत हुआ तो योमान हमला करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि शक्ति और आयु दोनों में वह विजरांत से आगे था। पर योमान उसकी मंशा समझ चुका था। उसने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत श्रेया। और जहां तक विजरांत की बात है, मैं शत्रु नहीं, मित्र बनना पसंद करूंगा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। विजरांत जीवन भर लोगों की चालों से सतर्क रहा था। वह समझ गया, यह हाथ मित्रता के लिए नहीं बढ़ा है। फिर भी उसने हाथ मिला लिया। अगले ही क्षण तीव्र पीड़ा उसके हाथ में दौड़ गई। त्वचा सफेद पड़ने लगी और ठंड हड्डियों तक उतर आई। विजरांत ने पल भर के लिए आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो उनमें बिजली चमक रही थी। योमान यह देखकर क्षण भर के लिए हिचका, पर उसने दबाव और बढ़ा दिया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था। लेकिन तभी विजरांत की विद्युत शक्ति उसके हाथों में प्रवाहित हो गई। योमान के शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। वह तुरंत पीछे हट गया। विजरांत समझ चुका था, योमान का आक्रमण प्रबल है, पर उसकी रक्षा कमजोर। वह हल्का सा मुस्कुराया, योमान, जल के समीप रहने वालों को आकाश की बिजली से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। यह कहकर वह श्रेया के साथ उत्सव की ओर बढ़ गया।
संजना और अंजना भी रिवांश और कृवांश की नजरों से बचते हुए उसके पीछे चल पड़ी। उत्सव विशाल उद्यान में प्रारंभ हो चुका था। तारों से सजा आकाश, सुगंधित पुष्प और मधुर संगीत। तभी एक विशिष्ट समूह वहां पहुंचा। राजा महेश्वर, निषाद वेद और उनके साथ आचार्य यामा। विजरांत ने उन्हें देखा पर अनदेखा कर दिया। यह उसके गुरु का आदेश था। राजा महेश्वर ने आगे बढ़कर श्रेया से कहा, तुमने प्रतियोगिता का पहला चरण पार कर लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। फिर उनकी अंगूठी चमकी। एक शीशी प्रकट हुई जिसके भीतर रखा पुष्प स्वयं प्रकाशमान था। इस औषधि से तुम्हारे प्रथम चक्र की शक्ति 20% बढ़ेगी। निषाद वेद ने आगे बढ़कर नागपाश अस्त्र की तकनीक प्रदान की। अंत में आचार्य यामा ने श्रेया के मस्तक पर हाथ रखा। मंत्रोच्चार हुआ और आकाश से उतरता हुआ श्वेत प्रकाश उसके शरीर में समा गया। एक क्षण के लिए पूरा उद्यान प्रकाश से भर गया। निषाद वेद स्तब्ध रह गए। यामा, तुमने यह क्या कर दिया? राजमहल का विशाल सभागार दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। सुगंधित धूप और पुष्पों की खुशबू वातावरण को दिव्य बना रही थी। यह केवल एक जन्मदिन समारोह नहीं था, यह उस दिन का उत्सव था जब राजकुमारी श्रेया 16वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी। सभागार के मध्य सिंहासन के पास राजा महेश्वर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दाहिनी ओर थे महान विद्वान और योद्धा निषाद वेद और ठीक सामने साधारण वस्त्रों में बैठा वह वृद्ध, जिसकी उपस्थिति ही पूरे राज्य को मौन में डालने के लिए पर्याप्त थी। आचार्य यामा, जिसे संसार बूढ़ा बाघ कहकर पुकारता था। निषाद वेद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मित्र यामा, तुमने राजकुमारी को जो दिया है वह साधारण उपहार नहीं है। सभागार में एक क्षण का सन्नाटा छा गया। आचार्य यामा हंसे। उनकी हंसी में गर्जना नहीं थी, पर उसमें डर समाया था। अरे निषाद, इतना घबराने की क्या आवश्यकता है? यह तो अजय कवच विद्या का केवल प्रारंभिक अंश है, जैसे मैंने कोई अमरत्व का रहस्य सौंप दिया हो। निषाद वेद ने भौहें चढ़ाई। बूढ़े बाघ, तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं? तभी राजा महेश्वर का स्वर कांप उठा। महान आचार्य, क्या इससे मेरी पुत्री को कोई संकट हो सकता है? आचार्य यामा की दृष्टि पहली बार राजा की आंखों में गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, यह मेरी सबसे सरल और कम मूल्यवान विद्या थी। इसकी कुल 10 सीढ़ियां हैं। मैंने राजकुमारी को केवल 3 दी हैं। पर यदि वह साधना करे तो नागपाश जैसे अस्त्र भी उसके सामने तिनके समान टूट जाएंगे। यह सुनकर राजा महेश्वर ने राहत की सांस ली। आचार्य यामा उठ खड़े हुए। अब मैं चलता हूं। एक पुराना मित्र आने वाला है। निषाद वेद मुस्कुराए। तो उसे यहीं बुला लो। तुम्हारा मित्र हमारा भी मित्र है। आचार्य यामा की आंखों में क्षणिक चमक आई। समय आने पर अवश्य। तभी राजकुमारी श्रेया आगे बढ़ी। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया। महान आचार्य, क्या आप कुछ समय और रुक नहीं सकते? आपका जाना मुझे दुखी करेगा। एक पल के लिए वातावरण ठंडा पड़ गया। राजा महेश्वर घबरा गए। श्रेया, तुरंत क्षमा मांगो। पर अगले ही क्षण आचार्य यामा मुस्कुरा दिए। नन्ही देवी, तुम बहुत चतुर हो। ठीक है, मैं रुकता हूं। पर बदले में तुम मुझे अपने मित्रों से मिलवाओगी। सभागार में उपस्थित सभी ने राहत की सांस ली।
क्योंकि वे जानते थे एक समय था जब इसी व्यक्ति ने 7वें स्तर के 7 योद्धाओं को एक ही प्रहार में समाप्त कर दिया था। श्रेया ने आचार्य यामा को विशेष आसन तक ले जाकर बैठाया। दासी शरबत लेकर आई। सुगंध पूरे कक्ष में फैल गई। आचार्य यामा ने पीते हुए पूछा, यह रस किसका है? श्रेया ने निषाद वेद की ओर संकेत किया। यामा हंसे, निषाद उम्र के साथ तुम्हारी शरारत भी बढ़ रही है। तभी सभागार के एक कोने में बैठा एक युवक सबकी नजरों से बचा हुआ था। सफेद वस्त्र, लाल अंगवस्त्र, उसकी आंखों में स्थिरता थी। निषाद वेद ने पुकारा, बालक तुम्हारा नाम? युवक आगे आया, प्रणाम किया, मेरा नाम विजरांत है। निषाद वेद बोले, उत्सव का पहला जाम क्यों नहीं लिया? विजरांत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे गुरु ने आज मदिरा से दूर रहने को कहा है। आज वे मेरी दूसरी चक्र को जागृत करेंगे ताकि मैं अपनी भावनाओं पर विजय पा सकूं। राजा महेश्वर प्रभावित हुए। अद्भुत साधना है। तुम्हारे गुरु कौन हैं? विजरांत झुका, क्षमा करें महाराज, मैंने वचन दिया है। तभी आचार्य यामा की आंखें चमकीं। क्या तुम्हारे गुरु मुझसे भी महान हैं? विजरांत समझ गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, आपकी शक्ति आकाश समान है अनंत, और मेरे गुरु का ज्ञान पृथ्वी समान जहां हर क्षण नई शक्ति जन्म लेती है। आप दोनों की तुलना असंभव है। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। आचार्य यामा खड़े हुए। दासी ने शरबत विजरांत को थमा दिया। विजरांत ने पीकर प्रणाम किया और बाहर निकल गया। पर जब वह महल के द्वार से बाहर जा रहा था तो अंधेरे में 3 जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। रिवांश, कृवांश और योमान। उनकी मुट्ठियां कस चुकी थीं। यह था आज का अध्याय। कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में सामने आएंगे नए मोड़, नई चुनौतियां और नई शक्तियां। देखते रहिए, जुड़े रहिए, कहानी जारी है।